नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली में आज हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी जावेद अहमद मट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज ये कार्रवाई की। हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी की गिरफ्तारी डीएनडी के पास से हुई। वो कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया था और निजामुद्दीन इलाके में भी उसकी मूवमेंट थी। उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और चोरी की गई कार बरामद हुई है। आतंकी जावेद अहमद मट्टू 5 ग्रेनेड हमलों और 5 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल था। ये हिजबुल के 7 मोस्ट वांटेड आतंकी मॉड्यूल का सरगना था और A++ कैटेगरी में शामिल था। जावेद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन से था और स्पेशल सेल्स इंटेलिजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता रहा है, जिसके चलते मद्देनज़र काफ़ी लंबे टाइम से एक ऑपरेशन चल रहा था। इसकी इन्फॉर्मेशन डेवलप करी गई और आज इसको डीएनडी फ्लाईओवर निजामुद्दीन एरिया के पास से अरेस्ट किया गया। इसके पोजेशन से पिस्टल मिला और मैगजीन मिला और इसने जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है उसमें तमाम इसकी जो वारदातें थी 2010, 11, 12 की मेनली उनके बारे में बताया। उसमें मल्टीपल ग्रेनेड अटैक्स हैं, मल्टीपल फायरिंग ऑन पुलिस पर्सनल है, तो उन चीज़ों का इसने डिस्क्लोज किया। जावेद अहमद मट्टू ये वो शख्स है जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां पिछले 13 सालों से कर रही थीं, लेकिन उसे आखिरकार दिल्ली के डीएनडी इलाके से सेंट्रल एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर पकड़ा। उसके पास से एक पिस्टल, कुछ कारतूस और एक सेंट्रो कार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। उसने 5 पुलिसकर्मियों की हत्याएं करवाई हैं। इसके साथ ही वो 5 बार ग्रेनेड से हमला कर चुका है और उसकी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तलाश कर रही थीं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में वो एक शख्स से हथियार लेने के लिए आया था और ये काम वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक हैंडलर के कहने पर कर रहा था। 2012 में मट्टू को एक मुठभेड़ में गोली लग गई थी और ये गोली उसके पैर में लगी थी। इसके बाद उसका इलाज हुआ और वो नेपाल चला गया था। उसके बाद वो दोबारा से भारत आया और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उसके जो साथी हैं, करीब 6 साथी हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ POK के हैं, जो लगातार उसके साथ मिलकर उसके कहने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जावेद अहमद मट्टू, जो कि जम्मू कश्मीर में A++ कैटेगरी का अकेला डेजिग्नेटेड आतंकवादी था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी 11 बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की हत्या है, दर्जनों पुलिस वाले उसके हमलों में घायल हुए हैं और 5 बार ये ग्रेनेड से भी हमला कर चुका है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन को लेकर आज सरकार पर जमकर हमले किए। शराब घोटाले में ईडी के समन गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं, पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना है और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से कई सारी एजेंसियां कई छापे मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक 1 पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो इतने करोड़ों रुपए आखिर कहां गए? साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है।
आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया, और उन्हीं के नेतृत्व में उनके 3 मंत्री, उनके 3 वरिष्ठ सहयोगी मंत्री इंक्लूड हैं, जो आज जेल में हैं। उन्हें बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि शराब घोटाले में बहुत गंभीर आरोप है। कोर्ट्स भी देख रही है कि इसमें कुछ ना कुछ है। अब केजरीवाल जी को तो जवाब देना चाहिए, सत्य बताना चाहिए। वो अपने आप को कहते हैं कि ईमानदार है, पर ये कैसी ईमानदारी जो चाहते हैं, जो रोक रहे हैं कि जांच ना हो? ये कैसी ईमानदारी जो जांच एजेंसीज के समन्स को इग्नोर कर रहे हैं? ये कैसी ईमानदारी जो ये जवाब नहीं दे पा रहे कि घोटाला कैसे हुआ? कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारा तय करने के लिए बैठक की। इस बीच इस कमेटी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों से बात की है और अपनी फाइनल रिपोर्ट आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंप दी है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि उसने अपनी सीटें तय कर ली हैं, जिस पर जल्द ही सहयोगी दलों से बात होगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस कमेटी ने 8 राज्यों में सीट समझौता करने की सिफारिश की है और ये 8 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं, बंगाल जहां 42 सीटें हैं, बिहार जहां 40 सीटें हैं, तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं, झारखंड जहां 14 सीटें हैं, दिल्ली जहां 7 सीट है, वहीं जम्मू कश्मीर जहां 5 सीट है। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खड़गे साहब के सामने, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर हिमांशु शेखर। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जो अलग अलग कांग्रेस की राज्य इकाइयों के साथ नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई है उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है और कहां-कहां पर राज्य इकाइयों ने कहा है किन किन सीटों पर वो मजबूत हैं, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को किस तरह चुनाव लड़ना चाहिए, किस तरह का अलायंस होना चाहिए, इस सब पर जो स्टेट यूनिट्स हैं कांग्रेस की उनकी राय लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बैठक के बाद जो नेशनल अलायंस कमेटी के कन्वीनर हैं मुकुल वासनिक, उन्होंने मीडिया से ये कहा है कि कमेटी की यह प्राथमिकता होगी कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, इंडिया अलायंस से जुड़े जो दल हैं, उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया सीट शेयरिंग को लेकर शुरू की जाए। मुकुल वासनिक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हम कितनी सीटें लड़ेंगे इस पर नहीं है, हमारी प्राथमिकता है कि सीट बाय सीट जहां जहां जो मजबूत होगा उस पर अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किस तरह बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी कि जो इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां हैं उनकी जो कन्वीनियंस है उनके हिसाब से ही तारीख, समय और जगह जो है वो तय किया जाएगा। दिल्ली से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इंडिया गठबंधन में एक और जहां सीट बंटवारे पर बात शुरू हो गई है, वहीं कई घटक दलों में खटपट भी जारी है। कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर करने को लेकर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ममता इस वक्त पीएम मोदी की खुशामदीद करने में लगी हुई हैं, इसलिए वो गठबंधन नहीं होने देना चाहती और अगर गठबंधन नहीं होगा तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा खुश होंगे। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें।
आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज़्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। यह आर्टिकल चीन की फुडन यूनिवर्सिटी के झांग जियाडोंग ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी लिखा कि भारत की घरेलू और विदेशी नीति 4 साल में बिल्कुल बदल गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास, सामाजिक शासन में काफी अच्छे नतीजे हासिल किए। भारत की रणनीति सपनों से आगे हकीकत की ओर बढ़ी। वैश्विक कारोबार, अर्थव्यवस्था समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है भारत। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर नजरिया अपनाया है। भारत अब रणनीतिक तौर पर ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत बहुत तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इतना तेज परिवर्तन कभी नहीं देखा गया है। और अगली खबर गुरुग्राम से, जहां मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में पुलिस ने BMW कार को बरामद कर लिया है। ये कार पंजाब के पटियाला में मिली। आज पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों होटल मालिक अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या 2 जनवरी को गोली मारकर कर दी गई थी। जिस होटल में हत्या हुई वहां के CCTV फुटेज में भी दिव्या पाहुजा चेक इन करते हुए नजर आ रही है। 27 साल की मॉडल दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गादोली की हत्या के मामले में 7 साल जेल भी काट चुकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल मालिक ने बताया कि मृतक दिव्या पाहुजा कुछ तस्वीरों को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची। जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति 22 जनवरी से पहले किसी को भी नहीं दिखाई जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये भी नहीं बताएगा कि राम मंदिर में किस मूर्तिकार की मूर्ति विराजित होगी। 23 जनवरी से ही आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि रामलला की जो मूर्ति है उसको किसी को भी 22 जनवरी से पहले नहीं दिखाया जाएगा। ट्रस्ट के मेंबर्स ने मूर्ति को देखने के बाद मूर्ति तो तय कर लिया, लेकिन फिलहाल मूर्ति कैसी है इसकी जानकारी 22 जनवरी को ही होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि मूर्तिकार कौन है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। ट्रस्ट सोर्सेस का कहना है कि पहले जिस तरह से मीडिया में ये खबरें उड़ी कि एक मूर्तिकार जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं अरुण योगीराज, उनकी मूर्ति तय हुई है। 3 मूर्तिकारों की जानकारी ट्रस्ट ने भले दे दी, लेकिन वो मूर्ति किसकी तय हुई है ये जानकारी ट्रस्ट नहीं देना चाहता। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं उड़ी थी उसके बाद ट्रस्ट ने ये तय किया है कि नहीं मूर्ति को किसी को दिखाया जाएगा, ना ही मूर्तिकार का नाम बताया जाएगा। एक जानकारी ये भी है कि 22 जनवरी से पहले ट्रस्ट की तरफ से रामलला का नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, भ्रमण होगा।
जिसमें रामलला की जो अचल मूर्ति है, जो नई मूर्ति है 4 फीट 3 इंच, उस मूर्ति का नगर भ्रमण तो कराया जाएगा, लेकिन वो मूर्ति कोई भी देख नहीं सकता है। यानी अयोध्या के लोग ये तो देखेंगे कि नगर भ्रमण हो रहा है, लेकिन मूर्ति कैसी है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट के सोर्सेस का साफ कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन होगा और आम लोग अगले दिन यानी 23 जनवरी से जो भगवान रामलला की मूर्ति है उसका दर्शन कर पाएंगे और तभी पता चलेगा कि भगवान राम की मूर्ति कैसी बनी हुई है। ट्रस्ट के मेंबर्स ने दिसंबर महीने में 29 तारीख को एक मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद 3 जो मूर्तिकार हैं उन मूर्तिकारों की मूर्तियों को जाकर के देखा, नंबर्स दिए और नंबर्स देने के बाद एक मूर्ति चयनित हुई है, जिसमें इस तरह की चर्चाएं केंद्रीय मंत्रियों के हवाले से आई कि अरुण योगीराज की मूर्ति चयनित की गई है, लेकिन फिलहाल किसकी मूर्ति है ना ये ट्रस्ट बताने वाला है और न ही ये बताने वाला है कि मूर्ति कैसी होगी। जी। और अगली खबर अयोध्या से। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आज राम मंदिर के सिंह द्वार की तस्वीरें जारी की हैं। सिंह द्वार से ही लोग रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भी बताया कि राम मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर 3 मंजिला होगा। मुख्य गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। और दक्षिण के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि जो लोग रोमांच से भरपूर हैं उनको लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है, अपने लक्षद्वीप दौरे के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग भी की, क्या शानदार अनुभव रहा।